मेरे कुछ ऑफिसर है फ्रेंड जो एमपीएससी थ्रू सिलेक्टेड है, उनसे जब बात करता हूँ, मैं डिस्कशन करता हूँ कि आप 150 लोग एक साथ ट्रेनिंग पे हो, कैसा माहौल है, क्या है, तो वो बताते हैं कि हम में से कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जिनको मराठी बोलना भी नहीं आता। अच्छा। तो मैं बोला वो सिलेक्ट कैसे हुए, तो उन्होंने पेपर पास किए बस। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फेक न्यूज़ में नावेद आजमी। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे सब्सक्राइबरों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज की चीज़ें लाते ही रहते हैं। जैसे कि पुलिस भर्ती के लिए हमने बीजेपी डीसी पे राजमानी सर का इंटरव्यू दिखाया था, उसी तरह आज हम पीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अमित सवाई सर को अपने स्टूडियो में बुलाए। सर, चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर जानना चाहूँगा, आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए उसको बच्चे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर तैयारी कर रहे हैं। क्या नागपुर शहर में भी बच्चों में ऐसे ही प्रेशर देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। नागपुर शहर के भी विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बस अपने को थोड़े से यहाँ पे यूपीएससी एमपीएससी का माहौल कम देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा क्रेज़ जो है ओल्ड ट्रेडिशन जो पूना या दिल्ली जाने का, वो अभी भी इनर्शिया फेज़ में है। अभी ज़रूरत तो नहीं है अपने को पर्टिकुलरली दिल्ली जाके पढ़ाई करने की, पूना जाके पढ़ने की, लेकिन यहाँ पे अच्छी कोचिंग क्लासेस अब तक नहीं थी तो विद्यार्थी उधर जा रहे थे। लेकिन अभी मेरे कोचिंग क्लासेस में मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पांस है और वो बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। ऐसा कहीं पे भी वो पीछे नहीं है। सर, मैं ये भी देखा कि मेरे कॉलेज के टाइम में जब हम लोग ग्रेजुएट होते थे तो बच्चे लोग सीधा पीएससी यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते थे। लेकिन अब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि इसका क्रेज़ कम या ख़त्म होने लगा है। तो क्या ये हकीकत है या गलत है? क्योंकि आप खुद पीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपका खुद का नागपुर इंदौरा के पास एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर का नाम एम हाई यूपीएससी AIM यूपीएससी है। तो आपको तो खुद अनुभव होगा कि वाकई में क्रेज़ कम हो रहा है या बढ़ रहा है? एकदम बराबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखो, यूपीएससी का अगर कोचिंग अगर अपन देखें, मतलब पर्टिकुलरली एग्ज़ाम का सिलेबस देखें, तो यहाँ पे आपको पूछता क्या है, तो बड़े ही सामान्य विषय। सामान्य विषय कौन से? भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का अर्थशास्त्र, भारत का नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और बेसिक सा साइंस। देखा जाए तो ये ऑलरेडी बच्चे 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं और वही 12वीं तक की पढ़ाई अपने को और एक बार करनी है अच्छे से, और साथ साथ में न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, इसको जोड़ के अपने को पेपर सॉल्व करना है। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है अपने यहाँ पे कि बच्चे 12वीं तक अच्छे से पढ़ते नहीं हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, तो उनका वो सब ब्रश अप हो जाता है या बस उन्होंने रट के निकाल लिया, कंसेप्ट नहीं समझे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब वो ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं तो ग्रेजुएशन में कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनका तो फिर हिस्ट्री से पाला ही नहीं पड़ता ग्रेजुएशन में, तो वो थोड़े से कमज़ोर फील करते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन अगर वो एक अच्छी किताब ले ले, जैसे मैं आपको बुक लिस्ट दे दूंगा, ये पर्टिकुलर किताब वो पढ़ ले, सेल्फ स्टडी से आराम से हो जाता है। बस ये रहता है कि मेरे पास आएंगे तो मैं मेरे अनुभव शेयर करके उनका जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो कम कर दूंगा। उनको अगर 3 साल लग रहे हैं उसको प्रिपरेशन के लिए, मैं 1.5 साल में कर दूंगा। आपकी बात मैं समझ गया, बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कि 2013 की बात करें, हाँ। तो बच्चे लोग खुद कोचिंग सेंटर चले जाते थे पीएससी तैयारी के लिए। लेकिन अब मैं देखता हूँ बच्चे लोग यानी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे तो फोकस ना करते हुए प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारते। तो ये मेरा अच्छा वहम है या ये हकीकत है? नहीं, आज भी गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और प्राइवेट वही जा रहे हैं जिनको गवर्नमेंट नहीं जम रहा है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, एक सेक्शन ऐसा है जो बहुत अच्छा प्राइवेट में पैकेज मिल रहा है IIT IIM से, वो प्राइवेट में सेटल हो रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग, क्योंकि हमारे भारत की व्यवस्था ही ऐसी है, समाज व्यवस्था, कि वो चाहता है कि अपना लड़का गवर्नमेंट जॉब पे लगे। वो प्राइवेट में इंजीनियर बनने से अच्छा गवर्नमेंट में प्यून बने, वो चलेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ज़्यादा करते हैं लड़के, इसमें कोई डाउट नहीं।
तो सर ऐसी कौन से एग्ज़ाम है जिसको देने पे सरकारी जॉब आसानी से लग सकती है? देखिए, पहले तो अपन चाहते हैं हम गवर्नमेंट जॉब पे लगे, तो अपन अपना छोड़ के गवर्नमेंट के एंगल से सोचते हैं जी। कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पे उनको एम्प्लॉय लगते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट जो है हमारे देश में दो है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जी। और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, जी। राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 कैटेगरी के एम्प्लॉय चाहिए। ओके। एक क्लास 4 जो प्यून का लेवल होता है, ओके। एक क्लास 3 जो क्लर्क का लेवल होता है, एक क्लास 2 जो ऑफिसर का लेवल होता है, और एक क्लास 1 जो उससे भी बड़ा ऑफिसर होता है। बिल्कुल। जैसे मैं स्कूल में एग्जांपल दूँ, एक स्कूल होती है सरकारी स्कूल, तो वहाँ पे प्यून भी लगता है, क्लर्क भी लगता है, टीचर भी लगते हैं और प्रिंसिपल भी लगते हैं। तो इनकी एक ही एग्ज़ाम नहीं हो सकती, इनकी 4 अलग अलग एग्ज़ाम होंगी। ओके। पॉइंट समझ में आ रहा जी, है? जी। ताकि वो क्वालिटी बंदे अपन चूज़ कर सकें। चूज कर सकें। तो देखिए, अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में लगना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 4 और क्लास 3, इसके लिए उसने एक बोर्ड का गठन किया है जिसका काम है एग्ज़ाम लेना और अच्छे लड़कों को चुन के गवर्नमेंट में भर्ती कराना। बिल्कुल। क्लास 4 और क्लास 3 के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ओके। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल बहुत सारी एग्ज़ाम लेता है, जिसमें से एक आपने बहुत बार सुने होंगे MTS करके, CHSL करके, CGL करके। तो ये जो है अलग अलग क्लास 4 के लिए अलग एग्ज़ाम होती है, क्लास 2 क्लास 3 के लिए अलग एग्ज़ाम होती है, और कुछ 2-4 पोस्ट क्लास 2 की भी SSC लेता है, बिल्कुल। राइट। और अगर अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 4 और क्लास 3 में नहीं जाना, हमें ऑफिसर बनना है, जी। तो भारतीय संविधान ने बताया कि इस बार अपने को लड़के जो चुनना है वो किसी के जान पहचान वाले नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, टैलेंट के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए। जी। इसलिए भारतीय संविधान ने एक ईमानदारी से एग्जाम लेने के लिए एक संस्था बनाई, जी। संविधान में ही, ओके। जिसे कहते हैं हम UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। जिसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय चुनना, वो भी क्लास 1 और क्लास 2। बिल्कुल। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अलग अलग फील्ड में एम्प्लॉय चाहिए क्लास 1 क्लास 2, जैसे उनको डिफेंस में चाहिए तो UPSC NDA की परीक्षा लेती है। ओके। उनको इंजीनियर्स चाहिए तो UPSC इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होती है। ओके। उनको डॉक्टर चाहिए तो स्पेशल UPSC की डॉक्टर की एग्ज़ाम लेती है। ओके। ऐसे UPSC साल में 150 से 200 एग्ज़ाम लेती है, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जिसमें से एक ऐसी परीक्षा जहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट कितने भी % से पास हुआ हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से पास हुआ हो और टॉप मोस्ट पोस्ट पे जाना चाहता है, तो UPSC एक साल में एक परीक्षा लेती है खास। ओके। उसको बोलते वक्त अपने को बोलना है UPSC की लोक सेवा परीक्षा, जी। इंग्लिश में उसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं। जी। ये परीक्षा ऐसी है कि कोई भी ग्रेजुएट उसको फॉर्म भर सकता है, वो ओपन यूनिवर्सिटी हो, नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो, BCom हो या डॉक्टर हो या CA हो, जी। कोई भी फॉर्म भर सकता है। और ये एक ही एग्ज़ाम से 24 अलग अलग तरह के ऑफिसर बनते हैं। ओके। रैंकिंग आपकी कैसे आती है उसके हिसाब से आपको चॉइस मिलती है। सर, तो जैसे कि आपने बताया इतने एग्ज़ाम होते हैं, बट इसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, इनकी एग्ज़ामों की तैयारी कैसे करनी चाहिए? हाँ, सही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, प्रिपेयर करते वक्त मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे देश में 2 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। जी। तो केंद्र सरकार के लिए UPSC है, और राज्य सरकार के लिए भी संविधान ने कहा कि तुम भी ईमानदारी से चूज़ करना है लड़कों को। ओके। तो उनके लिए उन्होंने हर राज्य में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। जी। गुजरात में अगर है तो वो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। मध्य प्रदेश में है तो MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में है तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे महाराष्ट्र में हम हैं तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MPSC। अगर आप MPSC की परीक्षा पास करते हो तो आप राज्य सरकार के अधिकारी बनते हो, अगर आप UPSC की परीक्षा पास करते हो तो आप केंद्र सरकार के अधिकारी बनते हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि प्रिपरेशन कैसे करें। ओके। तो प्रिपरेशन आप MPSC का लो या UPSC का लो, ओके। इनको एक जर्नलिस्ट ऑफिसर चाहिए। जर्नलिस्ट ऑफिसर मतलब क्या, उसको हर बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो। जी। पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बहुत पता हो ऐसा नहीं, हाँ। वो चाहते हैं कि हर बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो। बिल्कुल। तो इसलिए MPSC राज्य सेवा और UPSC लोक सेवा, इनके 5 सब्जेक्ट बेसिक है ओके। जो आपको दोनों एग्जाम में दिखेंगे। एक है भारत का इतिहास। ठीक। MPSC दोगे तो वो बोलेंगे भारत का इतिहास भी पढ़ो और थोड़ा सा ज़्यादा महाराष्ट्र का इतिहास पढ़ो। ओके। फिर है भारत का भूगोल, ठीक है। फिर है अपनी भारतीय संविधान, ओके। तीसरा विषय हो गया। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है।
और पर्यावरण। ओके ये पांचों विषय आपको मिलेंगे एमपीएससी में भी, यूपीएससी में भी। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जैसे कि एमपीएससी की अगर मैं बात करूं, एमपीएससी की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा लोगों क्या अवधारणा बना दिए हैं कि मराठी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही तो अच्छा क्वेश्चन पूछा तो ये वाकई में सही है या गलत है या क्या है, आप भी बताइए। हाँ, बहुत ही अच्छा क्योंकि क्वेश्चन आप तो खुद ही कोचिंग देते हैं बच्चों हाँ। को, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर मेरे स्टूडियो आए हैं। हाँ, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। विद्यार्थियों के मन में बहुत बड़ा डाउट है और विद्यार्थी बिना रिसर्च किए, बिना एक्सपर्ट से बात किए खुद ही मन बना लेते हैं यार एमपीएससी अपने से नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मराठी है। मराठी है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो, एमपीएससी का जो पेपर होता है जी। वो जब छपता है पेपर, आप कभी डाउनलोड करके देखेंगे तो वो पेपर 2 भाषा में लिखा जाता है जी। और वो 2 भाषा सबको दी जाती है। ओके। ऐसा नहीं वो आपको पूछेंगे आपकी कौन सी भाषा है, वो 2 भाषा में पेपर सबको देंगे। और वो 2 भाषा कौन सी है? तो महाराष्ट्र में है तो मराठी, जी। राइट, और दूसरी है इंग्लिश। ओके। मतलब अगर टोटल 9 पेपर होते हैं अपने, जी। तो 9 के 9 पेपर दोनों भाषा में रहेंगे। ओके। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी। बस एक लैंग्वेज का पेपर होता है ओके। जिसे कहते हैं अपन मराठी व्याकरण। जी। आपको इतिहास इंग्लिश में सॉल्व करो, भूगोल इंग्लिश में सॉल्व करो, भारतीय संविधान इंग्लिश में, एनवायरनमेंट इंग्लिश में, सब इंग्लिश में। ओके। सिर्फ एक व्याकरण का पेपर है। जी। और वो व्याकरण भी एमपीएससी क्या बोलती है, मैं ग्रेजुएशन लेवल का सेट नहीं कर रही। आपने जो 10वीं 12वीं में लेवल दिए थे ना, हाँ। वही व्याकरण का लेवल है ओके। जो स्कूल की किताबों से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बेसिक ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। जैसे कुछ वर्ड रहेंगे उसको बोलेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ओके। मी शाळेत जातोला, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ रहेगा, ये जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने। जी जी। छोटा सा लेटर लिखने को कहेंगे। ओके। और उसमें भी खास बात, ये पेपर लेंगे और ये पेपर क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, बस आप 35% मार्क लो, आप पास। ओके। इसके बेसिस पे मेरिट नहीं निकलेगा। अच्छा। मेरिट किसके बेसिस पे निकलेगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, उसमें तो आप यानी 100 में से ज़्यादा मराठी लो। का बेसिक नॉलेज वाला बंदा भी इसको हाँ, दे सकता है। बेसिक नॉलेज। और इवन मैं तो कहता हूँ कि कैसा होता है, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूँ कि मैंने 12वीं में पाली लैंग्वेज लिया था। जी। अपन लेते हैं ना, अदर कोई संस्कृत लेता है, ओके ओके। हाँ। पाली लेता है, तो क्या उनको सच में संस्कृत या पाली बोलना आता है? नहीं आता। नहीं। बहुत लोगों को तो नहीं आता। लेकिन एग्जाम में मार्क्स देखो आप, सही है। बहुत अच्छे से आते हैं। तो क्या होता है, पाली की कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें अपन पढ़े तो एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। सेम वैसा ही अपने को एमपीएससी के साथ है कि आप क्या करो कि जो बेसिक एक किताब पढ़नी है बस, और एक मेंटर ले लो। आप नहीं जम रहा है तो वैसे तो खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं तो जनरली बोलना आए ना आए लेकिन समझ तो आती है। समझ आ जाती है, सही बात है। तो पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएंगे। जी। राइट। मेरे कुछ ऑफिसर है फ्रेंड जो एमपीएससी थ्रू सिलेक्टेड है। उनसे जब बात करता हूँ, मैं डिस्कशन करता हूँ कि आप 150 लोग एक साथ ट्रेनिंग पे हो, कैसा माहौल है, क्या है, तो वो बताते हैं कि हम में से कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जिनको मराठी बोलना भी नहीं आता। अच्छा। तो मैं बोला वो सिलेक्ट कैसे हुए? तो उन्होंने पेपर पास किए बस। क्योंकि इंटरव्यू में आपको फेल नहीं किया जा सकता। जी जी जी। पॉइंट टू बी नोटेड, इंटरव्यू फेल नाम का कंसेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। ओके। और इंटरव्यू में भी आपको चॉइस दिया जाता है। जी। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही नेशनलिटी है अपनी। आप अगर भारत के नागरिक है तो आप एमपीएससी दे सकते हो। ओके। कोई ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का ही नागरिक चाहिए उनको। अच्छा। इसलिए आपको पता है अपने महाराष्ट्र के लड़के एमपीपीएससी भी देते हैं मध्य प्रदेश में जाके। अच्छा। हाँ, वहाँ कोटा साइड से होता है ना इनका। हाँ, मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो। जी, बस जी, अपन महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं इसलिए एमपीएससी देते हैं। और रिजर्वेशन नहीं मिलता अगर अपन बाहर स्टेट में जाते हैं तो। हाँ। मतलब मध्य प्रदेश का लड़का अगर यहाँ पे आके अगर एग्जाम देता है, जी। अलाउड है। हेलो। मराठी ग्रामर पढ़ लो और बाकी के सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है। पढ़ने में। लेकिन अगर वो बोलेगा कि मैं वेस्ट बंगाल का एससी हूँ, हाँ। मुझे महाराष्ट्र में भी एससी का रिजर्वेशन चाहिए, हाँ, तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। जी। महाराष्ट्र में एससी का रिजर्वेशन महाराष्ट्र में रहने वाले एससी को मिलेगा। ओके। पॉइंट समझ में आया? समझ जैसे अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आई, वो मध्य प्रदेश से है अच्छा। और और वो मध्य प्रदेश में फीमेल है। और महाराष्ट्र सरकार ने खास बात ये की है, लड़कियों को 1/3 रिजर्वेशन दिया है। अच्छा। 33% आरक्षण है। लेकिन वो लड़की जब महाराष्ट्र में एमपीएससी देंगी तो उसको लड़कियों का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो महाराष्ट्र की नहीं, लेकिन एग्ज़ाम दे सकती। अच्छा। मतलब उसको ओपन में कॉम्पीट करना है। तो चाहे वो शादी होने के बाद भी क्यों ना है? शादी हो, कुछ भी हो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो भी यानी उसको रिजर्वेशन में जगह नहीं मिलेंगी?
रिजर्वेशन में नहीं मिलेंगी। अगर वो रिजर्वेशन में कब मिलेंगी, अगर वही लड़की डोमेस्टिक वो होता है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओके। वो बना ले तो मिल जाएगा, और डोमिसाइल बनाने की जो कंडीशन है वो पूरी करनी पड़ेंगी अपने। अच्छा, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 10 साल से आप निवासी है, घर है वगैरह समथिंग कुछ जी रहते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिटेल बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मेरे को ये मौका दिया लोगों तक ये बात पहुंचाने का, इसलिए मैं आभारी हूँ। क्लास जो है इंदिरा स्क्वायर पे है जी। सवेरे क्लास होती है और दिन भर वो लाइब्रेरी की तरह यूज़ होती है, जहाँ पे मैंने किताबें ऑलरेडी रख दी है ताकि गरीब बच्चों को खरीदने का बोझ ना हो। जी जी जी। पॉइंट टू बी नोटेड। और वीकली टेस्ट, और इस तरह से मैं डेवलप करता हूँ विद्यार्थी को कि वो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सके। बिल्कुल। तो सर आपका कोई कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट वो भी बता दीजिए। बिल्कुल। तो मेरे कोचिंग क्लास का नाम है एम हाई यूपीएससी एमपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो इंदिरा स्क्वायर पे सिचुएटेड है। आप आसान तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल मैप पे सर्च कर दीजिए एम हाई, AIMHIGH हाई यूपीएससी एमपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको पूरा डिटेल ही आ जाएगा क्लास का फ़ोटो के साथ। और मेरा पर्सनल नंबर है 9595517532, 9595517532। मैं डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी किसी को गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोचिंग तो चाहिए तो डेफिनेटली आओ, लेकिन मैं गाइडेंस फ्री में देता हूँ स्टूडेंट को। ओके। प्रॉपर ब्राउचर के साथ आधा एक घंटा डिस्कस करके, अगर वो सेल्फ स्टडी भी करना चाहे तो कैसे करना है वो मैं आपको समझा के देता हूँ। तो डेफिनेटली किसी को भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, निःशुल्क गाइडेंस अवेलेबल है। कोचिंग क्लास की एक छोटी सी फ़ी है ताकि मेंटेनेंस निकल पाए अपना प्रॉपरली। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अमित सर, और अमित सर आज हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं, लेकिन आखिरी बार नहीं आए हैं। हम इनको आगे और भी बुलाएंगे। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स पे अपने सवालात यूपीएससी एमपीपीएससी से रिलेटेड पूछेंगे तो उसका जवाब देने के लिए सर को हम दोबारा बुलाएंगे, और सर भी हमारे साथ बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये पहला यूपीएससी पीएससी से रिलेटेड एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।